नवंबर 2005 भाजपा उपाध्यक्ष प्रमोद वेंकटेश महाजन का दिल्ली स्थित आवास, जहां भोजन की थाली पर बैठे प्रमोद के समक्ष बीते आधे घंटों से अपने मनोभावों को व्यक्त करती उमा एक आखिरी वाक्य के साथ विराम लेती है कि कुछ भी हो जाए मगर शिवराज नहीं। सामने बैठे बीते आधे घंटों से उमा की बातें चुपचाप खामोशी के साथ बिना एक भी लफ्ज कहे सुनते प्रमोद अपना भोजन समाप्त करते हैं, जूठी थाली को प्रणाम कर किनारे खिसकाते हैं और फिर बस एक पंक्ति के साथ अपनी बात पूरी करते हैं कि कुछ भी हो जाएगा मगर मुख्यमंत्री तो शिवराज ही बनेंगे। उमा कुछ कहने को होती है मगर प्रमोद अपनी भाव भंगिमाओं से उमा को चुप रहने का संकेत कर देते हैं और फिर बाहर का इशारा कर देते हैं। यकीन मानिए, यकीन नहीं हो रहा था उस वक्त उमा को कि ये वही प्रमोद है जो अभी 2 बरस पहले उनके नाम की माला जपते हुए बाप जी यानी अटल बिहारी वाजपेयी को ये विदुर नीति समझाते नहीं थक रहे थे कि अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की डूबती नैया को कोई पार लगा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उमा है। मगर आज देखिए इन्हीं प्रमोद के कैसे सुर बदले हुए हैं। और महज प्रमोद ही क्यों, वो जनाधार विहीन बाबूराम गौर, जिन्हें चुनावी बैठकों तलक से बाहर का रास्ता दिखा दिया करते थे भाजपा के नेता, उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी सुपुर्द करते वक्त जिस उमा ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवास यानी भोपाल के श्यामला हिल्स के 21 देवी देवताओं के समक्ष अंजुरी में गंगा जल भरकर यह सौगंध खिलाई थी कि वो जिस दिन कहेंगी बाबूराम गौर उमा की कुर्सी उन्हें वापस सुपुर्द कर देंगे, आज वही उमा उन्हीं बाबूराम गौर को महीनों से उस सौगंध का वास्ता देती फिर रही थी। मगर बाबूराम गौर अपनी उस सौगंध से मुकर गए थे। और महज बाबूराम गौर ही क्यों, वो सुषमा, वेंकैया और अरुण जैसे भाजपा के तमाम नेता जो कल तलक मध्य प्रदेश की गलियों में उमा के नाम का हाका लगाते थकते नहीं थे, आज उमा के आने की आहट सुन लेते हैं तो अपने किवाड़ पर बाहर से ताला लगवा दिया करते थे ताकि उमा से मुखातिबी ना होने पाए। यकीन मानिए ये उमा की जिंदगी का वो मुश्किल वक्त था जिसने एक साध्वी का साहस तोड़ के रख दिया था। समझ नहीं आता था उमा को कि आखिर ऐसा हो क्या गया है जो कल तलक जो सियासत उनकी तर्जनी के इशारे पर नाचा करती थी, आज वो खुद उसी सियासत का शिकार हो चुकी थी। तो जनाब सियासत होती ही ऐसी है, एक छोटी सी चूक दशकों दशक की मेहनत को मिट्टी कर दिया करती है। काश उमा की जिंदगी में भी गोवा के होटल में गुजारी गई वो एक रात ना आती तो शायद उमा के साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। यकीन मानिए ये गोवा के होटल में गुजारी गई वो एक रात थी जिसने शोहरतों के 7वें आसमान पर सवार एक साध्वी को गुमनामी के गर्त में गुप्त कर दिया था। जानता हूं जहन में हजारों सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या घटा था गोवा के उस होटल में उस एक रात के भीतर जिसने उमा की सियासत को शिखर से शून्य पे लाके पटक दिया। तो हम यहां आए किस लिए हैं, आपको यही कहानी सुनाने तो लाए हैं। आइए हमारे साथ आज से करीब करीब 31 बरस पहले बरस 1994 के उसी अगस्त के महीने में दाखिल होते हैं जिस महीने से ही उमा की जिंदगी में गोवा के होटल की उस एक रात की पटकथा का आगाज होता है। दरअसल बरस 1994 के अगस्त महीने की 15वीं तारीख को यानी भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उमा अपने समर्थकों के साथ कर्नाटक के हुबली जिले के उस ईदगाह मैदान पर तिरंगा फहराना चाहती थी जिस मैदान को लेकर 2 समुदायों के बीच विवादों का एक लंबा इतिहास रहा था।
और शायद यही वजह थी कि प्रशासन उमा और उनके समर्थकों को बारंबार ये हिदायत दे रहा था कि कृपया स्वतंत्रता दिवस के दिन कहीं और तिरंगा फहरा लें, तिरंगा रैली का आयोजन ईदगाह मैदान पर ना करें। मगर उमा और उनके समर्थकों ने प्रशासन के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए 15 अगस्त 1994 के रोज कर्नाटक के हुबली जिले के ईदगाह मैदान पर तिरंगा रैली की, तिरंगा फहराया, जिसके बाद प्रशासन को जिस बात का डर था वही हुआ। इलाके में तनाव पसरा, हिंसा भड़की, दर्जनों लोग घायल हुए, दर्जनों मौतों की भी खबरें आईं, जिसके बाद प्रशासन ने उमा और उनके समर्थकों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए। जो मुकदमे भारतीय न्याय व्यवस्था की नैसर्गिक रफ्तार से आहिस्ता 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 आने वाले बरसों में अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते रहे, और इधर उन्हीं बरसों के दौरान उमा का सियासी कारवां भी बदस्तूर आगे बढ़ता रहा। पहले उमा खजुराहो से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बनी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में काबीना मंत्री का दर्जा हासिल किया, और फिर बरस 2003 में बीते 10 बरस से मध्य प्रदेश की अखंड सत्ता पर काबिज राघवगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह का दुर्ग ढहाकर खुद मध्य प्रदेश की रानी यानी एमपी की मुख्यमंत्री बन बैठी। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उमा को मुख्यमंत्री की गद्दी संभाले अभी जुम्मा चंद महीने भी ना हुए थे कि उमा के नाम करीब 1 दशक पुराने कर्नाटक के उसी हुबली के ईदगाह मैदान पर तिरंगा फहराने के दौरान दर्ज हुए मुकदमे में एक गैर जमानती वारंट रिलीज होता है, जिसके बाद उमा पर चौतरफा दबाव बनने लगता है कि वो अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी से इस्तीफा दे। अब जानता हूं आप सबके जहन में सवाल कौंध रहे होंगे कि नेताओं के खिलाफ तो ऐसे मुकदमे दर्ज होते ही रहते हैं, तो एक गैर जमानती वारंट से उमा पर इस्तीफे का चौतरफा दबाव कैसे बनने लगा? तो जवाब है उन्हीं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कृपा दृष्टि के चलते। दरअसल उन दिनों भारतीय जनता पार्टी ने संसद के भीतर केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ इसी मसले पर गदर काट रखा था कि कांग्रेस अपने मंत्रिमंडल के उन चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाए जिनके खिलाफ किसी तरह का अदालती मामला दर्ज हो। तो ऐसे में जब आप कांग्रेस के मंत्रिमंडल के सदस्यों को अदालती कार्रवाई के चश्मे से देख रहे हैं, तो आप पर यह सवाल तो उठेंगे कि आपकी एक ऐसी नेता जिसके खिलाफ अदालत ने एक गैर जमानती वारंट रिलीज किया है, वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर कैसे बैठ सकती है? ये बात भाजपा के आला नेताओं को इल्हाम थी। इसी नाते तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उमा को इस्तीफे के लिए मनाना शुरू किया। जाहिराना तौर से शुरुआत में उमा इस्तीफे को लेकर तैयार नहीं थी, मगर जब भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने उमा को यह आश्वासन दिया कि अदालत से राहत मिलते ही उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें वापस मिल जाएगी, तब कहीं जाके उमा ने अपने पद से इस्तीफा दिया और बाबू राम गौर को 21 देवी देवताओं के समक्ष ये सौगंध खिलाकर अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी सुपुर्द की कि वो जब कहेंगी बाबू राम गौर अपने पद से इस्तीफा देकर उन्हें उनकी गद्दी वापस सुपुर्द कर देंगे। मगर इतिहास गवाह है, उमा ने एक दफा अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दिया तो फिर सियासी संभावनाओं के हर द्वार ने उमा के मुंह पर कपाट बंद कर दिए। अब जानता हूं जहन के भीतर सवाल कौन रहे होंगे कि इन सब के बीच गोवा के होटल की वो रात कहां गई, उसका जिक्र तो हुआ ही नहीं। तो जनाब जरा धीरज रखिए। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं ना जिनका मर्म समझाने के लिए भूमिकाओं का बांधना बहुत जरूरी होता है, और गोवा के उस होटल की एक रात की उमा की जिंदगी में क्या अहमियत है यह आप कभी समझ ही ना पाते अगर आपको अभी मैं ये वाकया 1994 से लेकर 2004 तक का समझाया ना होता। अब ये समूची कहानी समझ ली है तो इतना भी समझ आ ही गया होगा कि असल में उमा के सियासी अवसान का सबसे बड़ा कारण उमा का इस्तीफा था, जो इस्तीफा उमा को देना पड़ा चूंकि उमा के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट रिलीज हुआ था। है बात सही? यानी एक तरह से उमा के सियासी अवसान के पीछे की सबसे बड़ी वजह
वो गैर जमानती वारंट था। ठीक कह रहा हूं? अब कैसा लगेगा ये जानकर अगर मैं ये कहूं कि शायद उमा के खिलाफ वो गैर जमानती वारंट कभी रिलीज ही ना होता अगर गोवा के उस होटल के भीतर वो रात ना गुजारी गई होती। अब जान रहा हूं जहन के भीतर से यही आवाज आ रही होगी आपके कि लो जी एक और पहेली। अब उमा के खिलाफ जारी होने वाले गैर जमानती वारंट का गोवा के होटल में गुजारी गई उस एक रात से क्या वास्ता, क्या लेना देना? तो जनाब लेना देना था, और बड़ा गहरा लेना देना था। अब क्या था इसे समझने के लिए तो आपको लेकर चलना पड़ेगा वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी की किताब राजनीति नामा के उन पन्नों में, जिन पन्नों पर दीपक उमा के इस्तीफे की अंतर कथा लिखते हुए बताते हैं कि असल में उमा के खिलाफ जारी होने वाले इस गैर जमानती वारंट के असल उत्तरदायी उमा से ज्यादा वो अधिकारी हैं जिन्होंने लापरवाही के चलते उमा को तब इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी जब ये वारंट गैर जमानती नहीं, जमानती वारंट के तौर पर हुबली से भोपाल आए थे। मगर फिर भी दीपक तिवारी अपनी किताब में दर्ज करते हैं जब उमा को अपने खिलाफ जारी होने वाले गैर जमानती वारंट के बारे में पूर्व सूचना मिली, तब उमा ने मध्य प्रदेश सीआईडी के कुछ अधिकारियों और पुलिस के कुछ आला अधिकारियों को हुबली के लिए रवाना किया ताकि वो समय रहते उनके खिलाफ जारी होने वाले इस गैर जमानती वारंट की खबर के पब्लिक डोमेन में आने से पहले कोई कानूनी रास्ता अख्तियार कर सके। मगर दीपक तिवारी अपनी किताब राजनीति नामा में दर्ज करते हैं वो अधिकारी उमा के निर्देशों का मखौल उड़ाते हुए हुबली न जाकर हुबली से 3 घंटे की दूरी पर गोवा की बीच किनारे एक आलीशान होटल के भीतर आराम फरमाते रहे, और उधर अदालत के भीतर उमा के खिलाफ जारी होने वाले गैर जमानती वारंट की खबर ने हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने पांव पसार दिए, जिसके बाद उमा के पास बचने का कोई विकल्प रह गया नहीं था। सोच कर देखिए, एक दफा सोच कर देखिए, अगर उमा के भेजे गए अधिकारियों ने उमा के निर्देशों का पालन किया होता और हुबली जाकर इस गैर जमानती वारंट के खिलाफ कोई कानूनी रास्ता अख्तियार किया होता तो शायद उमा को इस्तीफा ही ना देना पड़ता, और फिर उमा के सियासी अवसान की वो पटकथा कभी लिखी ही ना जाती जिस पटकथा का जिक्र हमने सत्र की शुरुआत में किया था। मगर यही होती है सियासत, अक्सर छोटी छोटी चूकें दशकों दशक की मेहनत को पल भर में मिट्टी कर देती हैं। शायद उमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।